नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका वीडियो गुरु के इस सेशन में, आज के सेशन में। और आज का जो सेशन है वो हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में है और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे गुप्ता डायनेस्टी यानी कि गुप्त वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गुप्ता डायनेस्टी में हम ये जानते हैं, अगर थोड़ा सा इसके पीछे हम जाते हैं तो हमने देखा कि वहाँ पर जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है यानी कि डिक्लाइन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी होती है, उसके बाद में लेटर मौर्य का एज शुरू होता है। वहां पर हम लोग शकों के बारे में पढ़ते हैं, कुषाणों के बारे में पढ़ते हैं, इन सारी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में जब मौर्य का हो गया, मौर्य के बाद में मौर्योत्तर काल यानी कि लेटर मौर्य एज आया, फिर समस्या आई कि अब कौन शासन करेगा। तो यहाँ पर शासन करने के लिए एक नए वंश का उदय होता है और वो नया वंश होता है गुप्ता डायनेस्टी यानी कि गुप्त काल। ठीक है, तो ये तो एक कहानी हो गई मौर्य से लेकर के गुप्त वंश तक आने में। अब यहां पर अगर हम जानते हैं कि गुप्त वंश ने शासन कब से कब तक किया, तो आप देख सकते हैं यहां पर द गुप्ता एम्पायर वॉज एन एंशिएंट इंडिया एम्पायर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द मिड टू लेट 3rd सेंचुरी टू 590 AD, यानी कि यह 3री शताब्दी से लेकर के, याद रखिएगा, अगर हम बात करें तो 3rd सेंचुरी से लेकर के 590 AD तक यानी कि 590 ईस्वी तक इसने शासन किया है पूरे गुप्त साम्राज्य ने। कुछ इतिहासकारों का कहना है, अगर हम अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस बात करते हैं तो सम हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, गुप्ता एज इज अ गोल्डन एज। देखिए, एक क्वेश्चन आपका यह बन सकता है कि किस काल को प्राचीन भारत में स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, या गोल्डन एरा या गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। गोल्डन एरा भी कह सकते हैं, गोल्डन युग, गोल्डन एज भी कह सकते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए गुप्ता एज। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है, अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि ये गोल्डन एज क्यों है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में यहाँ पर बहुत सारा हमको डेवलपमेंट देखने को मिलता है। चाहे साम्राज्य विस्तार की बात करें, चाहे आर्ट की बात करें, चाहे कल्चर की बात करें, चाहे सोशल सिस्टम की बात करें, हमको बहुत सारे यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए कुछ इतिहासकारों ने गुप्त काल को एक स्वर्ण काल की अवधारणा माना है या स्वर्ण काल के रूप में उसको प्रदर्शित किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार इसका संस्थापक कौन है। अगर कभी आपसे पूछा जाए फाउंडेड बाय गुप्ता डायनेस्टी, बाद आंसर क्या होना चाहिए आपका, श्रीगुप्ता। ठीक है, यानी कि गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, श्रीगुप्त के द्वारा की गई। अब एक क्वेश्चन यह आता है कि गुप्तों को कुछ इतिहासकारों ने सामंत माना है। सामंत के मतलब समझते हैं ना कि एक रिचेस्ट लोग हो गए, एक कहना चाहिए कि भूमिपति लोग हो गए, वो सामंत के रूप में जाने जाते थे। तो ऐसा कह सकते हैं कि गुप्ता वाज नोन एज सामंत ऑफ कुषाण। गुप्ता किसके सामंत थे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कुषाण के। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इजी शब्दों में कहेंगे कुषाणों के सामंत। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन निकल के आए, संस्थापक कौन हुआ और गुप्त किसके सामंत थे, तो आंसर होगा आपका कुषाणों के सामंत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो 5th सेंचुरी का जो टाइम है, वहां पर कालिदास भी इस समय है। और कालिदास ने क्या कहा है, अगर हम अकॉर्डिंग टू कालिदास के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि बेसिकली जो गुप्त थे वो भारत में पारसिक और हूण और कंबोज और जो वेस्ट साइड में जो ट्राइबल्स थे उन सारे लोगों को, और अक्सस वैलीज थी, उन सारे लोगों पर विजय करने के बाद में यहां पर उन्होंने शासन किया। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू कालिदास, किसके बारे में पूछा जाए, अकॉर्डिंग टू कालिदास, तो आप कह सकते हैं द गुप्ताविद हैविंग कंकर्ड अबाउट 21 किंगडम्स। कितने किंगडम्स को उन्होंने किया है, 21 यानी कि 21 साम्राज्यों को उन्होंने क्या किया है, विलय किया है, बोथ इन द आउटसाइड ऑफ एंड इंडिया। ठीक है ना, भारत के बाहर के जितने भी साम्राज्य थे 21 साम्राज्यों के बारे में ऐसा माना है
कालिदास ने कि उनको इंक्लूड किया है। उनमें कौन कौन थे तो आप देख सकते हैं, हूंस का नाम है, पारसिकों का नाम है, कंबोजों का नाम है, और ऑक्सस वैली यानी कि जो पूर्वी ऑक्सस वैली है वहां का भी क्षेत्र इन्होंने, ऑक्सस घाटी का भी क्षेत्र के लोगों को जीता है। तो कालिदास के अनुसार इतने सारे साम्राज्यों पर कब्जा करने के बाद में गुप्त साम्राज्य एक महान साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। ठीक, तो कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि कालिदास के अनुसार, तो आप कह सकते हैं 21 यहाँ पर किंगडम्स की बात की गई है। कुछ के नाम आप याद कर सकते हैं, जैसे अगर महत्वपूर्ण पूछा जाए तो आपका पारसिक नाम हो सकता है, हूण नाम हो सकता है, कंबोज नाम हो सकता है। ये 3 नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं। पारसिक की बात की जाएगी, हूंस की बात की जाएगी एंड कंबोज की बात की जाएगी। ठीक, ये 3 आपके महत्वपूर्ण बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहां पर देखते हैं, फाउंडर की बात मैं कर ही चुका हूं। फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज श्रीगुप्ता। ठीक है, श्रीगुप्त की बात हो चुकी है, ये संस्थापक है। नेक्स्ट इसका रूलर है घटोत्कच। कौन सा रूलर है? घटोत्कच रूलर है। अब अगर घटोत्कच, देखिए श्रीगुप्त के बारे में बातचीत हुई, श्रीगुप्त के बारे में हमको बहुत और जानकारी नहीं मिलती है। केवल आपसे ये अगर पूछा जाएगा हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, केवल आप कहेंगे श्रीगुप्त। लेकिन यहां पर रियल फाउंडर कुछ और आ जाता है। जिस तरीके से हम अगर बात करते हैं मेडाइवल इंडिया की, वहां पर जैसे दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो वहां पर भी कहते हैं फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत बाज कुतुबुद्दीन ऐबक, बट द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत बाज इल्तुतमिश। ठीक ऐसे ही यहां पर भी अगर हम लोग फाउंडर कहते हैं तो श्रीगुप्त, लेकिन रियल फाउंडर के फॉर्म में हम लोग मानते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट को। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पर ध्यान देना है। फाउंडर पूछा जाएगा तो श्रीगुप्त, रियल फाउंडर पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त फर्स्ट होगा। श्रीगुप्त के बाद में अब नेक्स्ट राजा आता है घटोत्कच। घटोत्कच वाज अ प्री इंपीरियल गुप्ता किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया। इट मीन्स एक जो उत्तर भारत का एक पूर्व साम्राज्य का गुप्त राजा था, समझ रहे ना, यानी कि एक राजा था ये भी आफ्टर द श्रीगुप्ता। अब अगर हम बात करते हैं किसका पुत्र था, ही वॉज द सन ऑफ डायनेस्टीज फाउंडर श्रीगुप्ता, यानी कि किसका पुत्र है? श्रीगुप्त का पुत्र है। एंड द फादर ऑफ द डायनेस्टीज फर्स्ट एम्परर चंद्रगुप्त फर्स्ट, यानी कि ये चंद्रगुप्त फर्स्ट का पिता है। और यही चंद्रगुप्त फर्स्ट जो हैं, इनके बारे में याद रखेंगे, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एज। क्लियर है भाई? अगर कभी पूछा जाए रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एज तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, जिनको हम लोग रियल फाउंडर के रूप में जानते हैं। ही वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गुप्ता एज, यानी कि गुप्त वंश के पहले स्वतंत्र शासक के रूप में माने जाते हैं, वास्तविक शासक के रूप में भी माने जाते हैं। इनके टाइटल की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिज टाइटल वाज महाराजाधिराज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं हिज टाइटल वाज महाराजाधिराज। एंड द मीनिंग ऑफ महाराजाधिराज इज किंग ऑफ ग्रेट किंग्स, यानी कि महान राजाओं का एक राजा है। इसका मतलब जरूर याद रखेंगे। महाराजाधिराज द टाइटल ऑफ टेकन बाय चंद्रगुप्त फर्स्ट, यानी कि ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। और महाराजाधिराज की मीनिंग क्या हो गया? तो आपका सीधा सीधा सा आंसर आएगा किंग ऑफ ग्रेट किंग्स, यानी कि महान राजाओं का भी एक राजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हो गई चंद्रगुप्त फर्स्ट की। नेक्स्ट हम चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में कुछ और पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। ही वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ये तो हमने बात कर चुके हैं, यानी कि स्वतंत्र शासक है ये। ठीक है, दूसरा आपने देखा कि एक महान राजाओं का राजा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई सारे लोगों को? आगे और बात करते हैं हम लोग चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। अब यहां पर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बेसिकली गुप्ता एरा किसके द्वारा चलाया गया? तो सीधे सीधे आंसर आपका बनेगा चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्टेड द गुप्ता एरा व्हेन 319, यानी कि 319 ईस्वी में
ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि इससे पहले जब हमने बात की थी कनिष्क के बारे में तो वहां पर हमने 78 के बारे में बात की थी, तो वहां पर हमने शक संवत की बात की थी। किसकी? शक संवत की। और यहां पर बात हो रही है गुप्त संवत की। ये सारे के सारे संवत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है ना बात ये? तो यानी कि शक संवत हो गया कनिष्क का, तो यहां पर 319 एडी द गुप्ता एरा वाज स्टार्टेड बाय द चंद्रगुप्त फर्स्ट। क्लियर होना चाहिए यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज मैरिड टू प्रिंसेस कुमार देवी, यानी कि इसकी जो विवाह की बात है तो आप सीधे सीधे कहेंगे इसका विवाह किसके साथ हुआ? एक लिच्छवी राजकुमारी थी, उन लिच्छवी राजकुमारी का क्या नाम था? कुमार देवी। यानी कि कुमार देवी कौन थी? इनकी पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट देखते हैं अब समुद्रगुप्त के बारे में। और समुद्रगुप्त कौन है? ही वॉज द सन ऑफ गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त फर्स्ट, यानी कि ये बेटा है किसका? चंद्रगुप्त फर्स्ट का ये बेटा है, ठीक है। एंड द लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि इसके अगर मदर फादर की बात की जाएगी तो कुमार देवी और चंद्रगुप्त फर्स्ट ये कौन है? इसके पेरेंट्स हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर कभी आपसे पूछा जाए उसने जो अपना राजवंश था उसकी राजनीतिक शक्ति का बहुत ज्यादा विस्तार किया। और कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्रगुप्त ने, तो सीधे सीधे कहेंगे समुद्रगुप्त ने साम्राज्य का विस्तार किया। जब विस्तार किया इसीलिए इसको हम लोग भारत के नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं। तो यह पॉइंट सीधा सीधा निकल के आया कि समुद्रगुप्त क्यों भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो जिस तरीके से नेपोलियन ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक वही पॉलिसी को इसने अपनाया, तो इसीलिए इसको भी भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किसके पुत्र थे तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के ये पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में और बात करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं समुद्रगुप्त के बारे में हमको और भी जानकारी मिलती है। वो कहां से मिलती है? तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, यानी कि इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है, जो अभिलेख है, वहां से हमको जानकारी मिलती है। अब प्रशस्ति कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेन। अगर कभी इसका दरबारी कभी पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? मैं लिखे दे रहा हूं। अगर कभी आपसे पूछा जाए कोर्ट पोएट यानी कि दरबारी कवि, तो आपका आंसर क्या होगा? हरिसेना। यहां पर समझ लीजिए, हरिसेन वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। अब होता क्या था, समुद्रगुप्त साहब ने जितने भी अभियान किए उन सभी का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किसने किया? हरिसेन ने। और हरिसेन की जो एक रचना है उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हरिसेन की रचना है। तो हरिसेन वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। अब इसके सारी की सारी जो विजयों की जानकारी है वो किसके द्वारा दी जाती है? तो देखिए सीधे सीधे लिखा हुआ है, सारे जो मिलिट्रीज यानी कि सारे सैन्य जो अभियान हैं, उन सारे सैन्य अभियानों की जानकारी किसके द्वारा दी जाती है? हरिसेन के द्वारा दी जाती है। तो हरिसेन की रचना आपको पता होनी चाहिए और किसका राजकवि था, तो ये भी आपको पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अब यहां पर समुद्रगुप्त के बारे में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि बेसिकली समुद्रगुप्त परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध की बात की गई है। अब यहां पर अगर कभी आपसे पूछा जाए किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया। अब अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप समझते हैं, साम्राज्य विस्तार की धारणा को लेकर के अश्वमेध यज्ञ किया जाता है कि एक घोड़ा छोड़ा गया, वो घोड़ा जहां जहां पर जाएगा वो पूरा साम्राज्य उस राजा का हो जाएगा। तो ठीक यही मेथड इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। तो और अश्वमेध यज्ञ ये करने वाले पहले गुप्त शासक माने जाते हैं। क्लियर होना चाहिए यहां पर।
और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में इनके सिक्के, इन्होंने जो सिक्के अपने जारी किए, ये सिक्के क्या करते हैं, इस कॉइन्स रिमेन्ड, तो यानी कि हमको यह पता चलता है कि ये अनडिफीटेड रहा, हिज कॉइन्स रिमेन्ड अनडिफीटेड, यानी कि इनसे सिक्कों के आधार पर हम ये कहते हैं कि ये पराजय कभी इसको नहीं मिली, ये अपराजित रहा, अनबीटेबल इसको कह सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये इसके सिक्कों के आधार पर हम लोग कह सकते हैं। यहां पर दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक तो बन सकता है कि अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए समुद्रगुप्त। सिक्कों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो कैसा माना गया है, अपराजित, जिसको किसी ने पराजित नहीं कर पाया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, समुद्रगुप्त के बारे में और बात करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ही वॉज द ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड अडॉप्ट द टाइटल ऑफ कविराज। अब यहां पर बात आ गई कि वो कला का भी महान संरक्षक था। अभी बात हुई थी सिक्कों की, तो वहीं से जुड़ा हुआ है कला का संरक्षक। अब कला का संरक्षक है, इस बात की जानकारी हमको कैसे मिलती है, इसका एक सिक्का मिलता है और वो सिक्के पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो सीधा सीधा एक टाइटल भी है, उसका आंसर क्या है, कविराज। तो कविराज किसकी उपाधि है, आंसर होना चाहिए समुद्रगुप्त। किसके सिक्कों पर उसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो आंसर होगा समुद्रगुप्त। ये दोनों पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहां पर समुद्रगुप्त के बारे में और भी बात करते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं, इसने अश्वमेध यज्ञ किया जैसा कि हम बता चुके हैं, बट ही गॉट द टाइटल ऑफ, ही अडॉप्ट द टाइटल ऑफ अश्वमेध पराक्रम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने बात की, इसने अश्वमेध यज्ञ तो किया, लेकिन अब यह टाइटल यानी कि उपाधि की बात ध्यान दीजिएगा, यह उपाधि आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं समुद्रगुप्त के बारे में और भी पॉइंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, समुद्रगुप्त कैप्चर्ड द किंग ऑफ दक्षिणापथ द साउदर्न रीजन, यानी कि इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है, समझ रहे ना, मैंने पहले ही बताया, जो पूरा हरिसेन ने सैन्य अभियानों के बारे में वर्णन किया है, तो यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है कि दक्षिण के क्षेत्र में दक्षिणापथ के राजाओं को भी परास्त किया। याद रखिएगा, क्योंकि ये कभी भी हारा नहीं है, हमेशा जीता है, तो कभी भी, इसलिए मैंने कहा है आपको ये कि सिक्कों के अकॉर्डिंग टू क्वाइंस बात करते हैं, तो ये हमेशा कभी भी बीट नहीं हुआ, कभी भी इसको किसी ने डिफीट नहीं कर पाया है। याद रखिएगा ये बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट और समुद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं। समुद्रगुप्त अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त राजाओं को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे राजा हैं ये सारे लोग समझ लेंगे। अब ये आर्यावर्त राजाओं को उसने जबरन उखाड़ फेंका। याद रखिएगा, आर्यावर्त राजाओं को भी पराजित किया। ठीक है भैया, आर्यावर्त राजाओं को भी पराजित करने का श्रेय किसको जाता है, समुद्रगुप्त को ही जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग समुद्रगुप्त के कुछ अदर पॉइंट्स के ऊपर। यहां पर आप देख सकते हैं, ही हैड बीन कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन। अब इसको भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है हम बता चुके हैं आपको, साम्राज्य विस्तार की धारणा को लेकर के। अब अगर पूछा जाए किसने कहा, तो आप कह सकते हैं कि V.A. स्मिथ ने कहा। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन कौन हो गया, समुद्रगुप्त। यहां तक क्लियर होना चाहिए। दूसरा, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि हु वाज द श्रीलंकन किंग एट द टाइम ऑफ समुद्रगुप्ता, तो आपका आंसर क्या होगा, मेघवर्मन। यानी कि मेघवर्मन कौन है, ये श्रीलंकन किंग है, श्रीलंका किंग।
और ये क्या क्यों महत्वपूर्ण है? बिकॉज इसका टाइम और समुद्रगुप्त का टाइम दोनों का सेम है, तो कह सकते हैं ही वॉज कंटेम्पोररी किंग ऑफ श्रीलंका, यानी कि कंटेम्पोररी किंग ऑफ समुद्रगुप्ता। क्या कह सकते हैं? समुद्रगुप्त का ये कंटेम्पोररी किंग है और ये है कहां का? श्रीलंका का राजा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब आपका आएगा पॉइंट रामगुप्त। अब ये समुद्रगुप्त के बाद में रामगुप्त जो आ गया, ये रामगुप्त कैसा शासक है? एक हारा हुआ थका हुआ इसको शासक कह सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू संस्कृत प्ले देवी चंद्रगुप्तम। इसको याद रखना है कि रामगुप्त के बारे में हमको जो जानकारी है वो कहां से मिली? ये मिली है हमको देवी चंद्रगुप्तम से, और इसमें कहा गया है रामगुप्ता वाज एन एम्परर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, यानी कि इसको भी गुप्त साम्राज्य का एक शासक माना गया। अब हमने कहा ये हारा थका हुआ शासक है, क्यों है? जान लेते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं सीधे सीधे लिखा हुआ है ही अग्रीड टू सरेंडर हिज वाइफ, यानी कि ये अपनी वाइफ को सरेंडर करने के लिए, अपनी वाइफ को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी हो गया। किसके सामने? और इसकी वाइफ का नाम क्या है? ध्रुव देवी। क्या नाम है इसकी वाइफ का? नाम ध्रुव देवी है। और किसके सामने? इसका शत्रु है, और वो शत्रु का नाम क्या है? शक। याद रखिएगा कि रामगुप्त ने क्या किया, अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों के सामने समर्पित करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए वो राजी हो गया, सहमत हो गया। इस बात पर उसके भाई चंद्रगुप्त सेकंड सहमत नहीं हुए, यानी कि रामगुप्त किसका भाई हो गया? चंद्रगुप्त सेकंड का भाई हो गया। और उसने क्या किया? चंद्रगुप्त सेकंड ने शक राजा को मार दिया। किसको मार दिया? शक राजा को मार दिया। और उसके बाद में क्या किया? ध्रुव देवी से उसने विवाह कर लिया। और ऐसा भी इतिहास में उल्लेख मिलता है कि इसके बाद में ये अपने भाई को भी मार देता है और राजा बन जाता है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको भारतीय इतिहास में हम लोग देवराज, देवश्री, देवगुप्त और विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो सीधे हम लोग पहुंचते हैं विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड के पास। और यहां पर हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड वाज आल्सो नोन बाय हिज टाइटल विक्रमादित्य। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि अभी हमने बात की, विक्रमादित्य इज अ टाइटल नॉट अ नेम। ठीक है ना, जैसा कि लोग समझते हैं, क्योंकि विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो भारतीय इतिहास में बहुत सारे लोगों ने एडॉप्ट की है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एम्परर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। यह भी गुप्त वंश का एक बहुत महत्वपूर्ण शासकों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, और भी पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हिज अदर नेम वाज, यानी कि इसके अन्य नाम क्या हैं? देवराज एंड देवगुप्ता। अब अक्सर एग्जाम में यह पूछा जाता है आपसे कि बेसिकली देवश्री, देखिए मैं डिफरेंट नाम लिखे दे रहा हूं, देवश्री, देवराज एंड देवगुप्ता, ऑल नेम्स किसके हैं? ये सभी की सभी नाम किसके हैं? ये चंद्रगुप्त सेकंड के नाम माने जाते हैं। अब एक और नाम हमको मिलता है द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। ये बेसिकली जो आयरन पिलर की बात की गई है, ये मेहरौली की बात की गई, दिल्ली का जो मेहरौली का लौह स्तंभ है उसकी बात की गई है। और इन द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली ही वॉज नोन एज चंद्रा। बेसिकली एक वर्ड मिलता है हमको, वो वर्ड कौन सा है? चंद्र। कौन सा वर्ड है? चंद्र। तो याद रखिएगा, चंद्र दिल्ली के लौह स्तंभ में राजा एक का एक शिलालेख मिला हुआ है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? चंद्र। तो यहां पर भी चंद्र के मायने क्या निकाला जा रहा है? चंद्रगुप्त सेकंड से मीनिंग निकाला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में कुछ और बात करते हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं इसके कुछ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, तो सीधे सीधे रिकॉर्ड्स क्या करते हैं इनकी बात करते हैं। गुप्ता रिकॉर्ड्स मेंशन ध्रुव देवी के बारे में बात की है, और ध्रुव देवी चंद्रगुप्ता किंग एंड द मदर ऑफ हिज सक्सेसर कुमार गुप्ता। यानी कि अब इसके अगले शासक की बात होने लगी, चंद्रगुप्त सेकंड। समझ रहे हैं ना? चंद्रगुप्त सेकंड
और उसकी रानी ध्रुव देवी। ध्रुव देवी अभी आपने देखा था किसकी पत्नी थी, रामगुप्त की। शकों के सामने वो रामगुप्त अपनी पत्नी को समर्पित करने के लिए राजी हो गया, इस बात से सहमत नहीं हुआ उसका भाई चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को पराजित किया। उसके बाद में एक अवधारणा मानी जाती है कि उसने अपने भाई रामगुप्त को भी पराजित कर दिया, यानी कि रामगुप्त को भी मार दिया और राजा बन गया चंद्रगुप्त सेकंड। और इसी ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त के जो बच्चा है, जो इनका बेटा है, वो किस नाम से आता है, कुमारगुप्त। यानी कि ये इस वंश का अगला शासक बनेगा और इसको भारतीय इतिहास में कुमारगुप्त प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और पॉइंट्स चंद्रगुप्त सेकंड के बात करते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड ऑल्सो मैरिड टू कुबेर नागा, यानी कि अदर वाइफ इज कुबेर नागा, याद रखिएगा, कुबेर नागा की बात की गई है। अब कुबेर नागा जो हैं, हुज नेम इंडिकेट्स दैट शी वाज प्रिंसेस ऑफ द नागा डायनेस्टी, यानी कि नाम के आगे ही लगा हुआ है, तो ऐसा माना जाता है कि यह नागवंश की थी। समझ रहे ना, ऐसा माना जाता है कि ये नागवंश की थी। तो एक इनकी और भी रानी हो गई, पहली हमने देखा ध्रुव देवी, और दूसरी कौन हो गई, कुबेर नागा। आगे बात करते हैं हम लोग चंद्रगुप्त सेकंड के कुछ और पॉइंट्स के बारे में। अब यहां पर आप देख सकते हो चंद्रगुप्त सेकंड एंड कुबेर नागा, इन दोनों की एक बेटी हुई है। हिज डॉटर्स नेम वाज, अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इनके बेटी का नाम है प्रभावती। क्या नाम है, प्रभावती। इनकी डॉटर है प्रभावती गुप्ता, द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता एंड कुबेर नागा। समझ रहे ना बातें। और वहां पर कुमारगुप्त की बात की तो ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त सेकंड, यहां पर प्रभावती गुप्ता की बात हो रही है, तो आप कह सकते हैं कुबेर नागा और चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी कौन है, उसका नाम है क्या, प्रभावती गुप्ता, हु रूल्ड इन डेक्कन रीजन टू द साउथ ऑफ द गुप्ता। ये बात समझ लीजिए कि प्रभावती गुप्ता की जो विवाह हुआ है वो रुद्रसेन द्वितीय से, वाकाटक राजा है, याद रखिएगा, वाकाटक राजा है रुद्रसेन, उनके साथ में विवाह हुआ है। और ऐसा भी माना जाता है कि कालिदास, जो इनके चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में शामिल थे, उनका नाम था कालिदास। कोर्ट पोएट भी माने गए हैं इनके, दरबारी कवि, जिस तरीके से आपने समुद्रगुप्त का दरबारी कवि देखा, वहां पर नाम मिला आपको किसका, हरिसेन का। इसी तरीके से चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कवि के बारे में पूछा जाएगा तो नाम होगा कालिदास। अब ऐसा माना जाता है कि बेसिकली इनके प्रभावती गुप्ता के दो बेटे हैं, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। इन दोनों का टीचर के फॉर्म में चंद्रगुप्त सेकंड ने अपॉइंट किया है कालिदास को। इस पॉइंट को सारे लोग याद रखें, ठीक है। आइए हम आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के कुछ और पॉइंट्स की। यहां पर आप देख सकते हैं विक्रम संवत के बारे में लिखा हुआ है और डेट लिखी हुई है बीसी। अब देखिए यहां पर बीसी लिखा हुआ है और हम लोग एडी की बात कर रहे हैं, यानी कि गुप्ता पीरियड तो एडी में है, तो ये एक प्रमाणिक हमको बात नहीं मिलती। बेसिकली विक्रम संवत एक अवधारणा है, ये किसने स्टार्ट किया इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन चूंकि इनका नाम विक्रमादित्य है इसलिए इनके नाम से जोड़ा जाता है। लेकिन आप समझ लीजिए विक्रमादित्य इज अ टाइटल, क्या है, एक टाइटल है। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल, अगर कभी पूछा जाएगा तो आप सीधे बीसी के बारे में ही उल्लेख करेंगे, लेकिन कभी यह नहीं बताना है आपको कि यह चलाया इनके द्वारा गया है, क्योंकि यह बीसी की बात हो गई और इनका समय कौन सा चल रहा है, एडी का चल रहा है। चलिए ये तो बात हो गई विक्रम संवत की। दूसरा अब हम लोग बात करते हैं, ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य एंड परम भागवत। ये दोनों इनके टाइटल आप लोग याद रखेंगे, विक्रमादित्य और परम भागवत। अब देखिए परम भागवत क्यों टाइटल है, आप इसलिए यहां पर कह सकते हैं कि बेसिकली ही वॉज फॉलोअर ऑफ वैष्णव रिलीजन, ये वैष्णव धर्म को मानता था और इसीलिए इसने क्या किया, परम भागवत की उपाधि धारण की। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखिए, वैष्णव रिलीजन की बात आई है, अगर कभी आपसे यह पूछा जाए कि गुप्त का जो धर्म है वो मोस्टली वैष्णव धर्म ही है, अगर इनका राजकीय चिन्ह पूछा जाए तो जो वैष्णव या विष्णु जी का जो वाहन है वो गरुड़ माना जाता है, तो इनका राजकीय चिन्ह कौन सा हो जाता है, गरुड़। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, विक्रमादित्य
एंड परम भागवत वाज द टाइटल ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में और भी बात करते हैं। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिखा हुआ है, चाइनीज ट्रेवलर फाहियान, कौन सा ट्रेवलर है? फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि एक चीनी यात्री है फाहियान, क्या नाम है उसका? फाहियान, ठीक है। इसने चंद्रगुप्त सेकंड के समय में यात्रा की। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाता है, किस गुप्त शासक के समय में की? तो आपको आंसर याद रखना है चंद्रगुप्त सेकंड। और यहां पर जब फाहियान आता है तो फाहियान एक किताब भी लिखता है, उस किताब का नाम जरूर याद रखोगे, फो क्यू की। ये जो मैंने लिखा हुआ है मैं इसको इंग्लिश में भी लिखे दे रहा हूं, फो क्यू की, ये इसका यात्रा वर्णन है, इसकी किताब का नाम है। तो ये फाहियान की किताब का नाम सारे लोग याद रखेंगे। किसके समय में आया? तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया। किस देश का यात्री था? तो आप कह सकते हैं चीन देश से ये आया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में और भी बात करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं, ही किल्ड द सका चीफ, यानी कि इसने जो शक राजा थे, यानी कि शकों के प्रमुख को मारा। अब जब शकों के प्रमुख को मार दिया, यानी कि शकों का उन्मूलन कर दिया, तो शकों का उन्मूलन किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। और इसके ठीक बाद इसने टाइटल धारण किया विक्रमादित्य। अब क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि शकों, जो विक्रमादित्य ने टाइटल ग्रहण किया, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य के नाम का जो टाइटल ग्रहण किया, वो किसके उन्मूलन के बाद ग्रहण किया? तो आंसर क्या होगा आपका? शकों को मारने के बाद में इसने टाइटल ग्रहण किया। और ऐसा भी माना जाता है इसी के बाद से ही इशूड सिल्वर कॉइन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए गोल्ड कॉइन्स की बात हम कर चुके हैं आपसे, इंडो ग्रीक ने चलाए थे सबसे पहले। यहां पर अगर पूछा जाए सबसे पहले गुप्ता एज में सिल्वर कॉइन्स को किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने इशू किए? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि चांदी के सिक्के। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चांदी के सिक्के। अब चांदी के सिक्के किसको पराजित करने के बाद में चलाए? शकों को। विक्रमादित्य की उपाधि किसको पराजित करने के बाद में धारण की? आंसर होगा शकों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में और भी बात करेंगे। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ वैष्णव रिलीजन, हमने अभी बताया वैष्णव धर्म का अनुयायी है, एंड अडॉप्ट द टाइटल ऑफ परम भागवत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, परम भागवत है। राजकीय चिन्ह पूछा जाएगा तो गरुड़ है, क्योंकि वैष्णव धर्म का विष्णु जी का वाहन कौन माना जाता है? गरुड़ माना जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। एक तो ये टाइटल लिखे दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा इंडिकेट किए दे रहा हूं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, परम भागवत। दूसरा, अगर रिलीजन पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? वैष्णव। ठीक है। अगर पूछा जाए सिंबल, तो सिंबल क्या कहेंगे? गरुड़। सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज का ये गुप्ता डायनेस्टीज का सेशन हमारा एक कंप्लीट होता है। हमने यहां पर आज चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात की, समुद्रगुप्त के बारे में बात की, कुमारगुप्त के बारे में अभी बातचीत नहीं की है, आगे बात करेंगे। और हमने बात की है श्रीगुप्त फाउंडर की, घटोत्कच की। तो यहां से बहुत सारे हमने क्वेश्चंस देखे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप गुप्ता एज पढ़ेंगे, इसको सेशन को देखने के बाद में आपको करना क्या है, पूरे प्रीवियस पेपर आप उठाएंगे और प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।